नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र की क्लास में मैं हर्षद जानी हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ, किस्मत नहीं छोड़ती कभी उनका हाथ। अर्थात जो व्यक्ति मेहनत करता है वो अपने लक्ष्य तक पहुँचता ही है। इस प्रकार के सुंदर से मोटिवेशन कोट के साथ एक प्रार्थना मिलकर माता जी को याद कर लेते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद नवा लेसन जो हम लोगों का चालू है, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत उसकी गणना की 3 पद्धतियों में से एक पद्धति हमने देख ली थी। उस पद्धति का जो नाम है वो है उत्पादन पद्धति। और उत्पादन पद्धति के अंतर्गत आने वाली जो 12-13 बातें थी कि अर्थतंत्र के अलग अलग क्षेत्रों का वर्गीकरण, वस्तु या सेवा का चयन, गृहिणियों के गृह कार्य की सेवा, स्व उपयोग, संरक्षण पुलिस, आरोपित भाड़ा, दोहरी गणना, सिर्फ अंतिम वस्तुओं की गणना करना, परोक्ष कर और सब्सिडी, पुनः विक्रय, घिसाई का खर्च और तस्करी या गैर कानूनी जैसे जो मुद्दे थे वो हमने आगे के वीडियो के अंतर्गत देख लिए थे। अब पेज नंबर 100 नंबर पर जाइएगा। राष्ट्रीय आय की दूसरी जो पद्धति है उसका नाम है आय पद्धति। सबसे पहला जो मुद्दा आय पद्धति के अंतर्गत है वो है उसकी परिभाषा। अगर आप लोग पेन और पेंसिल लेके बैठे हो तो परिभाषा लिख लीजिएगा, काम आएगी। कि 1 वर्ष की समयावधि के दौरान देश के नागरिकों और सरकार के द्वारा जो अलग अलग आय प्राप्त की जाती है उसकी गणना करने की पद्धति को आय पद्धति कहते हैं। पुनः एक बार परिभाषा को टैली कर लीजिएगा। 1 वर्ष की समयावधि के दौरान देश के नागरिकों और सरकार के द्वारा जो अलग अलग आय प्राप्त की जाती है उसकी गणना पद्धति को आय पद्धति कहते हैं। आय पद्धति की जो परिभाषा है वो प्रोफेसर पिगू के द्वारा विकसित की गई थी। मतलब दूसरा मुद्दा आप लोगों का कि आय पद्धति को सबसे अधिक महत्व या इम्पोर्टेंस किसने दिया, तो उसके उत्तर में आपका उत्तर रहेगा प्रोफेसर पिगू ने इस परिभाषा को विकसित किया है। किताब के अंतर्गत जो परिभाषा दी है उसको एक बार पुनः बता दूं। हालांकि मैंने बताया वही परिभाषा है, फिर भी टैली कर लीजिएगा कि वर्ष दौरान देश के नागरिक और सरकार जो आय प्राप्त करते और वो आय का योग करने पर राष्ट्रीय आय जान सकते हैं। मतलब परिभाषा मैंने जो बताई वही की वही रहेगी। 2 मुद्दे हुए, एक परिभाषा, दूसरा इस परिभाषा को विकसित किसने किया, तीसरा कौन कौन से प्रकार की आय की इसमें गणना होती है। तो आप लोगों को तीसरे लाइन में जाओ तो कि अपने की आय पद्धति में उत्पादन के 4 साधन कौन कौन से, भूमि, पूंजी, श्रम और नियोजक। जिसको प्राप्त होने वाला भाड़ा अर्थात भूमि को भाड़ा मिलता है, पूंजी को ब्याज मिलता है, श्रम को वेतन मिलता है
और नियोजक को लाभ या मुनाफा मिलता है। तो सर हमें क्या लिखना है? आपका शॉर्ट एंड सिंपल मुद्दा इतना ही है कि आय पद्धति के अंतर्गत जमीन को मिलने वाला भाड़ा, पूंजी को मिलने वाला ब्याज, श्रम को मिलने वाला वेतन और नियोजक को मिलने वाले लाभ की आय की गणना की जाती है। चौथा मुद्दा, इस योग के अंतर्गत विदेशों में से जो प्राप्त आय है उनको जोड़ दिया जाता है और हमारे देश में जो विदेशी लोग कमा कर गए उनको घटा दिया जाता है। बहुत सिंपल सा गणित है कि हमारे देश के जो लोग विदेश में कमा कर आय प्राप्त करके भारत में डालते हैं वो आय जोड़नी है और विदेश के जो लोग हमारे देश से कमा कर गए हैं वो आय को घटा देनी है। उसके अंतर्गत 4 मुद्दे हुए। अब उसमें महत्वपूर्ण बातें, तो आप लोगों की किताब में 7 महत्वपूर्ण बातें हैं। अब ये महत्वपूर्ण बातें होती क्या है पहले तो वो समझ लो। महत्वपूर्ण बातों का शॉर्ट एंड सिंपल मतलब इतना ही होता है कि हमें आय पद्धति में कौन सी आय गिननी है और कौन सी आय की गणना नहीं करनी है। तो उसका पहला महत्वपूर्ण मुद्दा साधनों की आय को गिनना है, अर्थात जो भाड़े की आय है, ब्याज की आय है, वेतन की आय है या मुनाफे की आय है, वो चारों प्रकार के साधनों की आय को हमें राष्ट्रीय आय की गणना में लेना है। फिर से एक बार, इतना लंबा चौड़ा याद नहीं रखो तो भूमि या मकान को जो भाड़ा मिलता है उनकी आय को गिना जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा भाड़े की आय को गिनना है, लेकिन यदि वही मकान का उपयोग आप स्वयं करते हो या तो आप उसके अंतर्गत रहते तो उन्हें भाड़े की आय प्राप्त नहीं होती, इसलिए उनको नहीं गिनना है। लेकिन यदि आपका वही मकान किसी को किराए पर आपने दिया है तो वो मकान की आय आपको गिननी है, अर्थात आपका मकान तो खुद का है लेकिन आपने दिया है किराए पर तो उसकी आय गिननी है, लेकिन स्वयं उपयोग करते हो तो उसको गिनना नहीं है। पुस्तकों के कॉपीराइट और पेटेंट, पुस्तकों के कॉपीराइट और पेटेंट होते क्या पहले वो समझ लो कि किसी भी बुक को लिखने का अधिकार अर्थात कॉपीराइट, यदि आपकी परमिशन के बगैर यदि कोई व्यक्ति उस बुक को छापता है या कुछ करता है तो उसके ऊपर आप केस वगैरह भी कर सकते कॉपी पेटेंट का। पर हमें मुद्दा इतना ही रखना है कि पुस्तकों के कॉपीराइट और पेटेंट जैसे अधिकारों की आय भी इसमें गिनी जाएगी। इन शॉर्ट, व्यक्ति को भाड़े के द्वारा अपने साधन, पूंजी, मकान की कोई भी यदि आय प्राप्त होती है भाड़े के रूप में तो तमाम भाड़े की आय को राष्ट्रीय आय की गणना पद्धति में गिनना है। नंबर 2, ब्याज की आय, लोगों को वर्ष के दौरान जो अपनी पूंजी है और वो पूंजी के बदले में जो ब्याज मिला है तो उनकी गणना करनी है, लेकिन सरकार की तरफ से प्राप्त जो ब्याज है उनको आपको गिनना नहीं है, क्योंकि सरकार कर के द्वारा आय प्राप्त करती है और ब्याज के रूप में आपको चुकाती है। इन शॉर्ट, आपका कोई खुद का निजी पूंजी है तो उनका ब्याज आपको गिनना है, सरकार से प्राप्त ब्याज आपको गिनना नहीं है। नंबर 3, वेतन की आय। वेतन की आय मतलब श्रमिकों को वर्ष के दौरान अगर कोई प्रकार की आय प्राप्त होती है मजदूरी के रूप में तो उसको आय में गिनना है, तो उस वेतन को आपको गिनना है। मतलब इन शॉर्ट, श्रमिकों को कोई भी प्रकार का वेतन मजदूरी के रूप में काम के रूप में मिलता है तो उसको गिना जाता है। नंबर 4, लाभ की आय। निवेशकर्ता हो, निवेशक हो या कंपनी का मालिक हो, उनको कोई भी प्रकार का कंपनी के इन्वेस्टमेंट से जो लाभ प्राप्त होता है उस लाभ को भी राष्ट्रीय आय के अंतर्गत गिनना है। मतलब भाड़े की 4 प्रकार की साधनों की जो आय है, भाड़ा की आय, ब्याज की आय, वेतन की आय या मुनाफे की आय, तो उसको राष्ट्रीय आय में गिनना है। नंबर 2, गणना में न ली जाने वाली आय। कौन कौन सी आय गणना में नहीं लेनी है तो उसके अंतर्गत कदाचित 2 अंकों में आपको सवाल पूछे तो आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय को मापने की आय पद्धति में बख्शिश, इनाम, भेंट, लूट की आय, चोरी,
बेकारी भत्ते की आय, वृद्धावस्था के अंतर्गत मिलने वाली सरकार की सहायता, लॉटरी वगैरह को गणना में नहीं लेना है। फिर से एक बार, बख्शिश, इनाम, भेंट, लूट, चोरी, बेकारी भत्ता, वृद्धावस्था का पेंशन, लॉटरी वगैरह की आय को गिनना नहीं है। सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को घटा दिया जाता है और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ा जाता है। ये तो मैंने आपको पहले ही कहा कि आयात की आय जो होती है, आयात की जो व्यय होता है उसको घटाया जाएगा और निर्यात की आय प्राप्त होती है उसको जोड़ा जाता है। उपयोगी माल के सौदे में से प्राप्त कमीशन या दलाली गिनी जाती है। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको कमीशन या दलाली मिला है तो उसको गिनना है। और छठा, जिस आय से अर्थतंत्र में वस्तु और सेवा का उत्पादन का प्रवाह जारी रहता है उसे अर्थतंत्र में वस्तुओं के मौद्रिक मूल्यों में वृद्धि होती है, तो ऐसी आय को भी गिनना है, अर्थात मूल्य वृद्धि को भी गिनना है। और सातवां, सेकेंड हैंड की वस्तु की आय की गणना नहीं करनी, अर्थात मोबाइल आपने नया लिया तब उसकी आय की गणना करनी है, पर वही मोबाइल आप जब पुनः बेचते हो तो उनकी आय की गणना आपको राष्ट्रीय आय की पद्धति में करनी नहीं है। इस प्रकार अंत तक के वीडियो के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।